हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं मोहकम सिंह। तो अपने पढ़ रहे हैं आपकी क्लास 12th की इंग्लिश लिटरेचर। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि आपकी प्रूडेंस बुक है जो इंग्लिश लिटरेचर की, उसके अपने 8 पॉइंट्स कंप्लीट कर चुके हैं और आज अपने 9th पॉइंट शुरू करेंगे जिसका नाम है द टाइगर एंड द डियर। द टाइगर एंड द डियर बहुत ही अच्छी पोइम है, प्रेरणादायक कहानी है, डिडक्टिक पोइम है, कुछ सिखाती है, कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है बेटा। इससे पहले अपने इसके जो राइटर हैं, किसके द्वारा लिखी गई है, उनके बारे में थोड़ा जानेंगे। ये पोइम लिखी गई है बेटा श्री औरोबिंदो। नाम पढ़कर आपको आइडिया हो गया होगा कि ये कहां के होंगे। ऐसे कौन बोलता है औरोबिंदो? तो ऐसे बंगाली लोग बोलते हैं बेटा औरोबिंदो। ओके, तो बाबू मोशाय। ठीक है, तो ये बंगाली थे, यानी कि इनका जन्म कहां हुआ बेटा? कोलकाता में। कैलकाटा, कोलकाता, कुछ ही कह लो। ठीक है, कब हुआ? 15 अगस्त 1872। इनकी डेथ कब हुई? 5 दिसंबर 1950। ओके, तो इनका जो जन्म हुआ बेटा 15 अगस्त 1872 1872 कहां हुआ? कोलकाता में। एंड 5 दिसंबर 1950 इनकी डेथ कहां हुई? पौंडीचेरी। आजकल इसे कहते हैं पुडुचेरी। और हाँ, इसका नाम योगी जी ने नहीं बदला। ठीक है, पौंडीचेरी को अब क्या कहते हैं? पुडुचेरी। जैसे बॉम्बे को मुंबई, मद्रास को चेन्नई, तो पौंडीचेरी को अब क्या कहते हैं? पुडुचेरी। ठीक है बेटा। तो श्री औरोबिंदो के द्वारा लिखी गई पोएम द टाइगर एंड द डियर। श्री औरोबिंदो का जन्म 1872 को कोलकाता में हुआ और 1950 में उनकी डेथ हो गई कहां? पौंडीचेरी में। 7 years of age। एट द एज ऑफ 7 वो कहां चले गए? वो चले गए इंग्लैंड पढ़ने के लिए। उनकी स्कूलिंग और उनकी डिग्रीज उन्होंने कहां प्राप्त की? इंग्लैंड में प्राप्त की। एंड 1893 में वो क्या किया उन्होंने? ही रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड। वो इंग्लैंड से वापस लौट आए। वापस लौट के उन्होंने क्या किया? ही सर्व्ड किंग ऑफ बड़ौदा। ठीक है, वडोदरा को अब क्या कहते हैं? बड़ौदा। किंग ऑफ बड़ौदा। तो उन्होंने बड़ौदा के किंग की आके सर्विस की। 1893 में वापस लौट आए। कहां से? इंग्लैंड से। सर्विस कैसे की? ही वॉज प्रोफेसर कॉलेज में। ही वॉज प्रोफेसर इन अ कॉलेज। कितने साल कॉलेज में प्रोफेसर रहे बेटा? 13 years। 13 साल उन्होंने प्रोफेसरी की। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 1906 में कुछ हुआ। क्या हुआ? बंगाल पार्टीशन हो गया। तो जब बंगाल पार्टीशन हुआ तो वो कोलकाता छोड़कर कहां चले गए? पौंडीचेरी चले गए। ठीक है, पुडुचेरी। 1906 में
बंगाल पार्टीशन हो गया और वो कोलकाता छोड़कर कहां चले गए, पुडुचेरी चले गए। तो फिर उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की। पॉलिटिक्स ज्वाइन करके वो काफी उस मूवमेंट के क्या बन गए, वो लीडर बन गए। मूवमेंट क्या थी, इंडियन फ्रीडम या इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के वो लीडर बन गए अपने एरिया के, उस एरिया के काफी बड़े लीडर। तो ये पहले पॉलिटिकल लीडर थे जिन्होंने वंदे मातरम आवाज अखबार के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू आवाज उठाई थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिशर्स। पहले कहते थे कि हमें ये हक दो, ये चाहिए, वो चाहिए, अंग्रेज ये करते हैं। ये पहले पॉलिटिकल लीडर्स थे जिन्होंने ओपनली एंड कंप्लीटली इंडिपेंडेंस की डिमांड की थी, पहले थे। ठीक है, तो 1906 में बंगाल पार्टीशन के बाद पुडुचेरी चले गए, पॉलिटिक्स की। और क्या हुआ, ये योगा करते थे और ये योगा को नाम देते थे अपने, इनका अलग तरह का योगा था जिससे ये इंटरनल योगा कहते थे। क्या कहते थे, इंटरनल योगा कहते थे। तो 1910 में पॉलिटिक्स छोड़ दी। 1910 में पॉलिटिक्स छोड़ दी, पुडुचेरी में एक आश्रम की स्थापना की, श्री औरोबिंदो आश्रम। तो वहां ये योगा पर जोर देते थे, लोगों को सिखाते थे इंटरनल योगा कि कैसे स्पिरिचुअल रियलाइजेशन की जाए, अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज को बढ़ाया जाए। ठीक है, यानी कि ये आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ गए। तो इन्होंने काफी सारी बुक्स लिखी जिनमें द सवित्री, जिनमें आती है ये आपके द टाइगर एंड डियर, जिसमें से लिया गया बेटा। ठीक है, द लाइफ डिवाइन। ठीक है, और क्या आती है, इनमें से आती है द सिंथेसिस ऑफ योगा, योगा पर जिस पे चर्चा की गई है। ठीक है, द सिंथेसिस ऑफ योगा, द लाइफ डिवाइन एंड सावित्री। तो जो औरोबिंदो थे वो एक बहुत बड़े पोइट थे, एक रिलीजियस गुरु थे, एक योगी थे, एक नेशनलिस्ट थे और एक फिलोसफर भी थे। किसकी खासियत है ये, औरोबिंदो की? पोइट थे, नेशनलिस्ट थे, फिलोसफर थे, रिलीजियस गुरु थे एंड योगी थे। ये सारा कुछ था औरोबिंदो के बारे में। और आप इतने महान राइटर की आज एक पोइम पढ़ने जा रहे हैं। पोइम का नाम है द टाइगर एंड द डियर। औरोबिंदो के बारे में क्लियर है। 1872 में बर्थ हुआ कोलकाता में, 50 में पुडुचेरी में डेथ हो गई। एज अ योगी ही डाइड, यानी कि स्पिरिचुअल गुरु थे, तब तक वो योगी थे और लोगों को स्पिरिचुअल रियलाइजेशन पर नॉलेज देते थे। ठीक है, एंड हेल्प देम। उसके बाद 7 ईयर ऑफ एज इंग्लैंड चले गए फॉर स्टडी। 1893 में रिटर्न हुए। उसके बाद किंग ऑफ बड़ौदा को सर्व किया एज अ प्रोफेसर इन अ कॉलेज। 1906 में बंगाल पार्टीशन के बाद वो पुडुचेरी चले गए। 1910 में पॉलिटिक्स छोड़ दी एंड स्टार्टेड हिज करियर, यू कैन से, एज अ योगी और अ स्पिरिचुअल गुरु। नाउ वी विल स्टार्ट द पोएम। तो मजे से पढ़ना। पोएम का टाइटल बेटा आपके सामने है। क्या टाइटल है? द टाइगर एंड द डियर। द टाइगर एंड द डियर। टाइगर बेटा क्या दिखाता है? पावर। इन दोनों में खतरनाक क्या आता है? टाइगर, यानी कि अपने से मान सकते हैं कि ये इविल है, बुराई है। और डियर क्या है? गुडनेस। ठीक है, डियर क्या है? इनोसेंस है। यानी कि भोलापन, जिससे पता ही नहीं है कि उसको क्या खतरा, उसके ऊपर क्या खतरा मंडरा रहा है। और टाइगर के पास क्या है? एक्सपीरियंस। तो सीधी सी बात है,
कमजोर और ताकतवर, अच्छे और बुरे, भोले और एक्सपीरियंस्ड के बीच में ये तनाव दिखाया गया है। दो ऑपोजिट्स चीजों को लेकर उनके बारे में हमें शिक्षा दी गई है श्री अरबिंदो के द्वारा कि एट द एंड क्या होता है, कि एक तरफ अच्छाई है, एक तरफ बुराई है, एक तरफ भोलापन है और एक तरफ अनुभव है, एक तरफ पावर है, एक तरफ कमजोरी है। तो उन दोनों को अलग अलग चीजों को लेकर इन्होंने बहुत ही डिडक्टिव पॉइंट अपने सामने लिखी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो अभी अपने इसको पढ़ते हैं। ओपन योर बुक्स बेटा, तो शुरू करते हैं। ओके, द टाइगर एंड द डियर, श्री अरबिंदो। ब्रिलियंट, क्राउचिंग, slouching, what crept through the green heart of the forest। ब्रिलियंट होता है बेटा हैरान कर देने वाला, एक्सेप्शनल, अ डिफरेंट, अ मिराकुलस, अ वेरी फाइन, स्प्लेंडिड, यानी कि कुछ भी शानदार, अनोखा, चमत्कारी, असाधारण, उसे कहते हैं ब्रिलियंट। ठीक है। क्राउचिंग, क्राउचिंग क्या होता है, जब शिकारी यानी कि शेर, ज्यादातर चीता, पैंथर, लायन, कुछ भी लगा लो आप बेटा, टाइगर वगैरह, तो जब वो झुकते हैं उनके वो कंधे मुड़े हुए होते हैं, लेकिन वो पूरे तनाव में होते हैं कि अभी झपटेंगे। तो झपटने की स्थिति में जब वो बैठे होते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं क्राउचिंग। वो धीरे धीरे ऐसे चल रहे होते ना, वो आप डिस्कवरी देख रहे होते हैं तो शेर कैसे धीरे धीरे अपने कंधे दबाकर ऐसे बिल्कुल झुककर जब चल रहा होता है घुटनों के बल, ऐसे धीरे 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 बिल्कुल, उसे कहते हैं क्राउचिंग। स्लाउचिंग, इन दोनों टर्म्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है कि बिल्कुल शिकार की अवस्था में वेरी अटेंटिव, बहुत ही चौकन्ने रहकर, झुककर, अपने कंधे गिराकर, सिर ऐसे सीधा रखकर, शरीर को अकड़कर और बिल्कुल धीरे 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 आगे खिसकते रहने को ही कहते हैं क्राउचिंग एंड स्लाउचिंग। ठीक है। शिकार जब करना हो तब, आदमी जब शिकारी हो तो वो ऐसे चलता है घुटनों और कूनियों के बल। ठीक है, आर्मी वालों को देखा है ना, तो आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। उसी तरह शेर भी धीरे धीरे बढ़ता है। बिल्ली को कभी देख लेना, कुत्ते को कभी देख लेना, तो वो दबे पांव धीरे धीरे आगे जाते हैं। ठीक है। ब्रिलियंट, क्राउचिंग, स्लाउचिंग, व्हाट क्रेप्ट थ्रू द ग्रीन हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। क्रेप्ट का मतलब होता है, वैसे तो क्रेप्ट होता है धीरे धीरे चलना, तो इसका भी वही सेंस है कि धीरे धीरे चलना, लेकिन बहुत ध्यान से, कि उससे भी कोई ना देख ले, किसी को पता ना चल जाए और वो किसी की नजर में ना आए, उसे कहते हैं क्रेप्ट। धीरे 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 आगे खिसकते रहना, क्रेप्ट, धीरे धीरे चलते रहना। स्लो मोशन विदाउट गेटिंग कॉट, बिना पकड़े जाने के धीरे धीरे जो मोशन किया जाता है उसे क्रेप्ट कहते हैं। ठीक है। थ्रू द ग्रीन हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, उस बड़े सारे जंगल के हृदय में से, ग्रीन हार्ट, हरे हरे हृदय में से, वो सीधा इसका यही सेंस है कि बहुत बड़ा हरा भरा जंगल है, उसके बीच में से कुछ ब्रिलियंट क्राउचिंग स्लाउचिंग करता हुआ आगे खिसक गया है। शिकार करने की मुद्रा में कोई चीज है जो ब्रिलियंट है, वो आगे खिसक गई है, यानी कि आगे चलती हुई जा रही है। क्या जा रहा है अपने को पता लग ही गया है, टाइगर ही जा रहा होगा। ठीक है। ग्लीमिंग आईज, आईज आंखें, ग्लीमिंग चमकती हुई, जिनों में चमक भरी हो, जिनमें। ठीक है। तो शेर की आंखों में चमक है, भी सामने शिकार है, लेकिन यानी कि यहां ग्लीमिंग का कह रहा है कि उसमें से चमक अलग ही एक तरह की आभा दिखाई दे रही है, कुछ उसकी सुंदरता को बयान कर रहा है वो, इसकी टाइगर की, कि वो शिकार की अवस्था में है, उसकी आंखें बिल्कुल गड़ी हुई है, चौकन्नी है और चमक रही हैं। ग्लीमिंग आईज एंड माइटी चेस्ट, और बहुत ही बड़ी उसकी आगे चेस्ट है, छाती। ठीक है।
यानी कि ऐसी मुद्रा में खड़ा है, तो शेर यानी कि जो शिकार करते हैं वो बहुत ही सुडौल बदन के होते हैं, शरीर उनका बहुत तगड़ा होता है। एंड सॉफ्ट साउंडलेस पॉज, देखो शिकारी जानवर भगवान ने कितना अच्छा बनाया है। फुल अटेंटिव है, फुल स्ट्रांग है, लेकिन उसके जो पंजे हैं वो इतने सॉफ्ट हैं कि आवाज भी नहीं करती। एंड सॉफ्ट साउंडलेस पॉज, पॉज उसके पंजों को कहा गया है। साउंडलेस है यानी कि विदाउट अ नॉइज, सॉफ्ट मखमली है। ऑफ ग्रेंजर एंड मर्डर, ग्रेंजर इसे ग्रैंडियर भी पढ़ सकते हैं, ग्रेंजर भी पढ़ सकते हैं, यानी कि कुछ भव्य, अलौकिक, कुछ डिफरेंट, कुछ बहुत ही सुंदर, बहुत ही खास। एंड मर्डरर, बहुत ही सुंदर है कुछ, जो करप्ट कर रहा है, जो स्लाउचिंग है, क्राउचिंग है, ब्रिलियंट है, चमकती हुई आंखें हैं, सॉफ्ट साउंडलेस पॉज हैं। दैट इज वेरी ग्रैंडर, बहुत ही भव्य है, बहुत ही सुंदर है। टाइगर कितना सुंदर होता है भाई, देखा ही अपने, बहुत सुंदर लगता है, लेकिन सुंदर दूर से ही दिखना चाहिए, पास नहीं जाना चाहिए। एंड मर्डरर, सुंदर तो है लेकिन क्या है, हत्यारा है, मर्डरर है। किसका हत्या करेगा अभी वो, डियर की हत्या करेगा, यानी कि उसका काम तो शिकार करना ही है ना, हत्या करना ही है, चाहे वो कितना ही सुंदर क्यों ना हो। बहुत ज्यादा सुंदर होता है शेर, लेकिन उसका काम तो है सिर्फ और सिर्फ शिकार करना। द विंड स्लिप्ड थ्रू द लीव्स as if afraid lest its voice and the noise of its steps perturb the pitiless splendor। वो कहता है the wind slipped through the leaves, वो जो पत्तियां हैं नीचे बिखरी हुई हैं, जो हवा में पत्तियां हैं, उनके बीच में से हवा ऐसे बह रही है, कैसे बह रही है भाई, as if, मानो की, afraid lest its voice and the noise of its steps perturb the pitiless splendor, कि वो जैसे डर रही हो हवा कि ये जो आवाज है और जो उसके पंजों का आवाज है वो इस भव्य शांति को, स्प्लेंडर यानी कि इस खूबसूरती को, इस सुंदरता को, ये जो नजारा है यानी कि वो शिकार करने जा रहा है, इस नजारे की सुंदरता को, भव्यता को, सौंदर्य को वो जो आवाज है वो डिस्टर्ब ना कर दे। पिटीलेस स्प्लेंडर यानी कि निर्दयी सौंदर्य, निर्दयी इसलिए क्योंकि शिकार होने जा रहा है, उसमें दया नहीं है, कुछ खतरनाक होने जा रहा है। परटर्ब का मतलब होता है बेटा डिस्टर्ब कर देना, किसी चीज को तंग करना, परेशान करना, भंग कर देना, छेड़खानी करनी, उसे कहते हैं परटर्ब। Steps perturb the pitiless splendor, वो कहता है कि वह आवाज, हवा ऐसी निकल रही है मानो वो आवाज करने से डर रही हो कि उसके पंजों की आवाज उस खूंखार, उस निर्दयी सौंदर्य को कहीं डिस्टर्ब ना कर दे। Hardly daring to breathe, सांस भी नहीं ले रही है। But the great beast crouched and crept and crept and crouched a last time, noiseless, fatal। वो कहता है but the great beast, वो महान, वो खतरनाक चीज, beast, ठीक है, crouched and crept, झुका और आगे बढ़ा, and crept and crouched, आगे बढ़ा और झुका, यानी कि वो एक ही बात पर जोर डाल रहा है कि वो लगातार अपने शिकार की तरफ बढ़ रहा है। A last time, फाइनल टाइम, नॉइजलेस, बिना किसी आवाज के, फैटल, घातक तरीके से, यानी कि बहुत ही खतरनाक तरीके से। टिल सडनली, अचानक, जब तक, Death leaped on the beautiful wild deer as it drank unsuspecting from the great pool in the forest coolness and shadow। वो कहते हैं कि जब तक वो मौत कूद नहीं पड़ी झपट्टा मार के किस पर,
ऑन द ब्यूटीफुल वाइल्ड डियर, उस ब्यूटीफुल सुंदर जंगली हिरन पर जब तक मौत ने झपट्टा नहीं मारा, जब वो इट ड्रैंक, वो पी रहा था, अनसस्पेक्टिंग, बिना किसी डाउट के, बिना किसी संदेह के, बिना किसी शक के, यानी कि उसको पता भी नहीं है उसके आसपास क्या था। अनसस्पेक्टिंग फ्रॉम द ग्रेट पूल इन द फॉरेस्ट कूलनेस एंड शेडो, उस जंगल की महान जंगल के महान पूल में से एक पानी का स्रोत है, उसकी ठंडी ठंडी छाया में, उस जंगल की ठंडी छाया में और ठंडक में वो बिना किसी चेतना के, बिना किसी शक के वो पानी पी रहा था। तभी मौत ने उस पर क्या किया, लास्ट टाइम झपट्टा मारा। डेथ लीप्ड ऑन अ वाइल्ड डियर। ठीक है, यानी कि जब वो पानी पी रहा था उसको नहीं पता था, वो सिर्फ एंजॉय कर रहा था उस ठंडक को, तभी मौत ने उस पर झपट्टा मारा। किसने? द टाइगर। एंड इट फेल, और वो गिर गया, एंड टॉर्न, और उसकी चीर फाड़ हो गई। किसने की? टाइगर ने। डाइड, मर गया। रिमेंबरिंग इट्स मेट लेफ्ट सोल इन द डीप वुडलैंड, किसको याद करते हुए मर गया? कि उसका जो साथी है वो इस कहीं घने जंगल में अकेला रह गया है। उस अपने अकेले दूसरे साथी को याद करता हुआ वो हिरन गिर गया, चिथड़े चिथड़े हो गया और मर गया। किसने मारा? टाइगर ने। डिस्ट्रॉयड द माइल्ड हार्मलेस ब्यूटी बाय द स्ट्रॉन्ग क्रूअल ब्यूटी इन द नेचर, वो कहता है तबाह कर दी गई, खत्म कर दी गई। क्या? द माइल्ड हार्मलेस ब्यूटी। माइल्ड यानी कि शांत, हार्मलेस बिना किसी खतरे के ब्यूटी। हिरण भी सुंदर होते हैं, तो शांत और बिना किसी को नुकसान पहुंचाने वाली ब्यूटी को, सुंदरता को खत्म कर दिया गया। किसके द्वारा? बाय द स्ट्रॉन्ग, ताकतवर, एंड क्रूअल ब्यूटी, क्रूअल यानी कि निर्दयी ब्यूटी के द्वारा खत्म कर दिया गया। इस कुदरत की है, इस नेचर की दोनों सुंदर है, सुंदरताएं हैं। ये भी नेचर का है, ये भी नेचर का है, दोनों बहुत सुंदर है। लेकिन ये हार्मलेस है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये क्रूअल है, इसके सामने जो आ जाता है ये खत्म कर देता है। ठीक है। बट अ डे, पर एक दिन, में येट कम, एक दिन आएगा, परंतु एक दिन आएगा। येट कम मतलब अभी आया नहीं है, आएगा। When the tiger crouches, जब शेर झपट्टा मारेगा, and leaps no more, tiger crouches and leaps no more, कि एक दिन ऐसा आएगा कि फिर टाइगर झपट्टा और छलांग वो दबे पांव नहीं चलेगा। इन द डेंजरस हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, इस घने जंगल के खतरनाक हृदय में, यानी कि इस खतरनाक चीज में वो दोबारा झपट्टा नहीं मारेगा। एक दिन ऐसा आएगा। क्यों? एज द मैमथ शेक्स नो मोर द प्लेन्स ऑफ एशिया, पुराने जमाने में यानी कि हजारों साल पहले मैमथ हुआ करते थे, हाथियों की बहुत बड़ी नस्ल, जिनके बड़े बड़े सींग हुआ करते थे, वुली मैमथ कहते थे, यानी उनके शरीर पर बहुत घने बाल हुआ करते थे। तो वो बहुत बड़े आकार के हुआ करते थे, आज के हाथियों से बहुत बड़े। तो वो जब चलते थे यानी कि धरती कांपती थी, ऐसा कहते हैं लोग, यानी कोई भारी भरकम चीज पैर लगाए जब वो भागते थे। तो वो कहते हैं एज द मैमथ शेक्स नो मोर द प्लेन्स ऑफ एशिया, कि अब एशिया के मैदानों को वो मैमथ और ज्यादा नहीं हिलाते हैं, यानी कि वो मैमथ खत्म हो गए हैं, अब उनका साम्राज्य नहीं रहा है। उसी तरह एक दिन आएगा जब टाइगर इस जंगल में किसी पर नहीं झपटेगा, किसी को नहीं मारेगा। टिल देन, फिर भी, shall the beautiful wild deer drink from the coolness of great pools in the leaves shadow, लेकिन फिर भी तब तक वो ब्यूटीफुल वाइल्ड डियर है, जो वो जंगली हिरन है, जो जंगली हिरन है, वो इस कूलनेस ऑफ ग्रेट पूल्स, इन पूल्स, ये जो है
पानी का स्रोत है, इसकी ठंडक में वो क्या करेगा, इन पत्तियों की छाया में फिर भी पानी पी रहा होगा, लेकिन वो शेर नहीं रहेगा। The mighty perish in their might, the slain survive the slayer। और बिंदु जी कह रहे हैं कि एक दिन क्या होगा, The mighty perish in their might, जो माइटी हैं, जो बड़े हैं, वो अपने अहंकार में, अपनी माइट में ही क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। The slain survive the slayer, और जो शिकार है वो किसी ना किसी दिन शिकारी को सरवाइव कर जाएगा, यानी कि शिकारी अब उसे दोबारा फिर से नहीं मार पाएगा। एट द एंड ऑफ द पोइम वो क्या कहना चाह रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा, ये वीक ये पुअर पर हावी हो जाएगा, यानी कि ये पावर, सॉरी पुअर नहीं पावर, ये पावर ज्यादा लंबे समय तक इस वीक को नहीं दबा पाएगी, इविल ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा, इनोसेंस का भी आराज आएगा। यानी कि आज जो कमजोर है वो जरूरी नहीं हर बार उसी का शिकार होता रहे। द माइटी पेरिशेस इन द माइट, कि जो माइटी का अहंकार है बड़ों का, वो ही उनको लेकर बैठ जाएगा। द स्लेन सर्वाइव द स्लेयर, कि जो जिनको मारा जाता है शिकार किसी न किसी दिन शिकारी को सरवाइव कर जाएगा, यानी कि वो उससे अब नहीं मरेगा। वो कह रहे हैं एट द एंड थिंग्स विल चेंज, एक दिन आएगा जब ये एस्पेक्ट चेंज हो जाएगा, फर्क आएगा, सिनेरियो डिफरेंट होगा। वो यही कहना चाह रहे हैं 100 सुनार की एक लुहार। दैट्स एंड ऑफ द पॉइंट। थैंक यू।